ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, अभी आपने ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर संगठन संरचना किसी भी संगठन का आकार है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज द शेप ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी संगठन कैसा है, उसका साइज क्या है, उसका आकार क्या है, ये देखने के लिए हमें ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर तैयार करना पड़ता है। ठीक है। संगठन संरचना संगठन की प्रक्रिया के बाद, ऑर्गेनाइजेशन की प्रोसेस के बाद उसके संरचना या ढांचा तैयार करना अत्यंत आवश्यक होता है। उसका स्ट्रक्चर तैयार करना जरूरी होता है। यह संगठन प्रक्रिया का ही एक भाग होता है। ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस का एक पार्ट है। संगठन संरचना से आशय संपूर्ण संगठनात्मक व्यवस्था तथा संगठन के आकार, उसके सिस्टम, उसके साइज से है। इसके अंतर्गत कार्य करने वाले कर्मचारियों को उस व्यवस्था में होने वाले संबंधों को प्रदर्शित करता है। जो भी व्यक्ति उसमें काम कर रहा है, उस व्यवस्था में है, उनके जो संबंध, आपसी रिलेशन, इन सब चीजों को क्लियर करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है। दूसरे शब्दों में, जिस प्रकार मानव शरीर का स्वरूप उसके ढांचे पर निर्भर करता है, उसी तरीके से किसी संगठन का आकार, सफलता एक निश्चित सीमा तक संगठन संरचना पर निर्भर करती है, संगठन के ढांचे पर निर्भर करती है। किस टाइप का आपका काम है और आपका स्ट्रक्चर कैसा है, ये डिपेंड करता है आप कैसे सक्सीड हो पाओ। संगठन ढांचे का अर्थ संबंधों को से विशेष संरचना से है, जिसका निर्माण संगठन प्रक्रिया के दौरान किया जाता है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर refer to that specific pattern of relationship which the created during organization process। भाई आपसी संबंध, भाई संरचना, भाई व्यवस्था, जब हमने ऑर्गेनाइजेशन को तैयार किया था तब कर, ये डिपेंड करता है। हर एक संगठन का एक सा स्वरूप नहीं हो, ये वहाँ के नेचर पर, नेचर ऑफ वर्क और साइज, इन पर डिपेंड करता है। संगठन संरचना डिजाइन तथा प्रारूप को निर्धारित किया जाता है। इसमें समयानुसार परिस्थितिवश परिवर्तन होता रहता है और ये स्ट्रक्चर बार बार बदलता रहता है। संगठन संरचना गलत होने पर व्यवसायिक कार्य क्षमता विशेष रूप से प्रभावित होती है। यदि आपका स्ट्रक्चर गड़बड़ है तो आपकी वर्किंग कैपेसिटी घटती चली जाती और इवन बिजनेस खत्म भी हो सकता है। क्या डेफिनेशन है एल्वर्स हेनरी एच के अनुसार? संगठन संरचना बाय कलेवर, जिसके अंतर्गत प्रबंधकीय एवं कार्यात्मक कार्य संपन्न किए जाते हैं। मैनेजेरियल और फंक्शनल, दोनों प्रकार के फंक्शन क्लियर किए जाते हैं, काम किए जाते हैं, वही संगठन संरचना कहलाती है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज द फ्रेमवर्क विद इन विच मैनेजेरियल एंड ऑपरेटिंग टास्क आर परफॉर्म्ड, चाहे वो प्रबंधकीय हो, चाहे वो कार्यात्मक हो। कौन कौन सी चीज प्रभावित करती है फैक्टर अफेक्टिंग ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर? पहला, मैनेजेरियल स्ट्रेटजी, प्रबंधकीय व्यूह रचना। प्रबंधकों की रणनीति का भी संगठन संरचना पर प्रभाव पड़ता है। संगठन संरचना उनकी व्यूह रचना के अनुकूल होना चाहिए। जो भी आपने स्ट्रेटजी बनाई है तो उसी के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, हमारी व्यूह रचना भी होना। जो भी आपकी स्ट्रेटजी है उसी के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा। दूसरा, संगठन का साइज। यदि संगठन का आकार छोटा है तो वहाँ सेंट्रलाइज व्यवस्था रखी जाए। सेंट्रलाइज मतलब सारे काम मुख्य अधिकारी के पास होंगे लगभग। और यदि संगठन का आकार बड़ा है तो सेंट्रलाइज की जगह डिसेंट्रलाइज होगी, जिसमें हम अपने कामों को, अपने अधीनस्थों को, अपने सबऑर्डिनेट को सौंपते चले जाएंगे। नेचर ऑफ फंक्शन, प्रत्येक संस्था की स्थापना कुछ विशिष्ट कार्यों को संपन्न करने के लिए की जाती है, अतः कार्यों की प्रकृति का भी संगठन संरचना पर प्रभाव पड़ता है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू वर्क, आपके काम के अकॉर्डिंग ही स्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा। ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, संगठन संरचना तैयार करते समय हमें अपने उद्देश्य पर ध्यान रखना चाहिए। संगठन का कोई कार्य कोई उद्देश्य नहीं होता, वह तो संस्था के उद्देश्यों को पाने का एक साधन मात्र है। संगठन का कार्य
कोई उद्देश्य नहीं है। जो भी आप ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है वो कोई आपका वर्क नहीं है, वो कार्य का उद्देश्य नहीं है, बल्कि वो आपका ऑब्जेक्टिव नहीं है, बल्कि उस ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए किया गया कार्य है। जो आपका ऑब्जेक्टिव प्री डिटरमाइंड, संस्था की संचालकीय क्रियाएं, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ऑफ कंसर्न, प्रबंधक स्वयं कार्य नहीं करते बल्कि दूसरों से काम कराते। ये हम पहले से क्लियर। मैनेजर स्वयं काम नहीं करता, वह किससे कराता है? दूसरों से काम कराता है। अतः जो व्यक्ति कार्य करते हैं वे उपक्रम की संगठन संरचना को प्रभावित करते हैं। जो भी व्यक्ति काम करता है वह स्ट्रक्चर को इफेक्ट करेगा। इस प्रकार संस्था की संचालकीय क्रियाओं का किस प्रकार विभाजन किया जाए, किस प्रकार उनका आपसी संबंध स्थापित किया, कौन क्या करेगा, किसके पास क्या काम होगा, उसके पास कितने राइट्स होंगे, ये सब डिसाइड कैसे होता है? सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर से। कंपटीशन, कंपटीशन सिचुएशन, प्रतिस्पर्धा की स्थिति को ध्यान में रखकर भी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर तैयार। जैसी सिचुएशन होगी वैसा काम किया जाएगा। ट्रेड स्कोप, यदि स्थानीय क्षेत्र तक है, छोटे से एरिया में आपका बिजनेस है तो स्ट्रक्चर कैसा होगा? छोटा होगा। और बहुत बड़े एरिया में, नेशनल इंटरनेशनल में, तो स्ट्रक्चर आपका बड़ा होगा। आदि कितने प्रकार के स्ट्रक्चर है? पहला है फंक्शनल, दूसरा डिविजनल, तीसरा लाइन स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन, चौथा लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। हम दो चीजें पढ़ेंगे, फंक्शनल और डिवीजन। फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या होता है? कार्यात्मक संगठन, कार्यात्मक ढांचा का वो संगठनात्मक ढांचे से होता है जिसमें कार्य के आधार पर व्यक्तियों व कार्यों को वर्ग में रखा जाता है, अर्थात उपक्रम के संपूर्ण कार्यों को कुछ विशिष्ट कामों में बांट दिया जाता है और हर एक वर्ग, हर एक काम के लिए एक विशेष इंचार्ज रखा जाता है। कुछ फंक्शन में, कुछ कामों में हमने डिवाइड किया और हर एक काम के लिए एक इंचार्ज तैयार किया। जैसे पहला है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। कौन सा? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में प्रोडक्शन से रिलेटेड आ जाएगा। फिर आ रहा है मार्केटिंग, मार्केटिंग में एडवर्टाइज आ जाएगा, सेलिंग आ जाएगा, रिसर्च आ जाएंगी। ठीक है। फिर आता फाइनेंशियल, वित्त के संबंध, पेमेंट कहाँ से आएगा, कहाँ जाएगा। लास्ट है पर्सोनल। 4 डिपार्टमेंट हमारे पास, चारों डिपार्टमेंट इसको बांटा जाता है। इससे क्या फायदा होगा? देखो, काम बांटोगे, किसको काम सौंपोगे? बात वहीं आकर रुक गई। किसको काम सौंपेंगे हम? कहो भैया। जो उस काम की योग्यता रखता है, किसको काम सौंपेंगे। और जब एबल व्यक्ति को काम सौंपेंगे तो क्या होगा? स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट हमें मिलेगा। और कंट्रोल कैसा रहेगा? ज्यादा कंट्रोल की प्रॉब्लम होना नहीं है। और कोऑर्डिनेशन, ये हम सब ऊपर पढ़ चुके। ऑर्गेनाइजेशन अच्छा कोऑर्डिनेशन बना रहेगा, काम भली भांति समझ सकते हैं सभी विशेषज्ञ हैं। और जब सब चीज व्यवस्थित हो रही है तो ढेर सारी जो अनयूजुअल एक्टिविटीज होती वो सारी घटती चली जाएंगी और एक बड़े लेवल पर प्रोडक्शन होता चला जाएगा। और ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में जितने बड़े लेवल पर पेमेंट प्रोडक्शन होगा उतना ही ज़्यादा उनको बेनिफिट होता। ठीक है ना। और फ्लेक्सिबल, कैसा फ्लेक्सिबल बना रहता है? स्थिति के अनुसार। देखिए, सब चीज़ें फ्लेक्सिबल है रूल्स के अलावा। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन सब में चेंजेस होते हैं, क्योंकि हम एक मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं और मैनेजमेंट रिलेट होता है बिजनेस से। आपकी बुक का ही नाम बिजनेस स्टडी। और बिजनेस चलता है सिचुएशन के अकॉर्डिंग। आज से 20 साल पहले बिजनेस का फॉर्म अलग था और आज से 20 साल बाद बिजनेस का फॉर्मेट अलग होगा। तो उसी के अकॉर्डिंग फ्लेक्सिबल होता है। प्लस आपकी इंक्रीज इन मैनेजरियल एफिशिएंसी। हमें यदि स्ट्रक्चर को देखें, सबसे पहले आते हैं शेयर होल्डर। शेयर होल्डर के बाद आएंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर।
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के बाद आते हैं सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, इसका एक बार फुल फॉर्म भी पूछा है। फिर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग में 3 चीज, सेल, एडवर्टाइज और रिसर्च, विक्रय, विज्ञापन और मार्केट रिसर्च, बाजार अनुसंधान। फिर फाइनेंस डिपार्टमेंट, केस से रिलेटेड, केस कहाँ से आ रहा है जा रहा है, सफिशिएंट है या नहीं, यूज हो रहा है या नहीं, और कर्मचारियों को लेकर। इससे फायदा क्या हो, दोष क्या है? क्या फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन के कोई दोष हो सकते? बिल्कुल, क्योंकि फंक्शनल में प्रोडक्शन वाला सिर्फ प्रोडक्शन देखता है, फाइनेंस वाला फाइनेंस देखता है, सभी सेमी ऑटोनोमस है, स्वतंत्र अर्ध स्वामित्व है, सभी अपने आप में स्वतंत्र। वो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव भूल जाते। प्रोडक्शन वाले से प्रोडक्शन से मतलब होता है, और मार्केटिंग वाले को मार्केटिंग से, फाइनेंस वाले को फाइनेंस, जबकि चारों मिलकर ही और स्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं। इन्हें कोऑर्डिनेशन बनाने में कठिनाई हो जाती है, एक दूसरे में तालमेल बनाने का बड़ा कठिन काम हो जाता, क्योंकि सबके काम अलग अलग। डिले इन डिसीजन, कोई भी निर्णय लेने में बहुत समय लग जाता है, विशेषज्ञों से जो है उसके स्पेशलिस्ट उनसे एडवाइस ली जाती है, तब जाकर कोई भी डिसीजन लिया जाता है। हार्डली इन कंप्लीट डेवलपमेंट, पूर्ण विकास में बाधा है। किसी एक व्यक्ति को एक डिपार्टमेंट सौंपा तो वो उसी डिपार्टमेंट में स्पेशलाइज होता है, अलग अलग डिपार्टमेंट में स्पेशलाइज नहीं हो सकता। और एक्सपेंसिव, हर एक डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग स्पेशलिस्ट की रिक्वायरमेंट, तो उनसे रिलेटेड जो भी खर्च है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी फाइनल करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। किसकी जिम्मेदारी? क्यों ऑर्गेनाइजेशन तो लास्ट में देखता है ना क्या हुआ, फाइनल क्या निकला, अब उसके लिए जिम्मेदार कौन? परचेज वाला कहेगा कर्मचारी नहीं थे, या फाइनेंस नहीं था, फाइनेंस वाला कहेगा मटेरियल नहीं था, और सेल नहीं थी, मटेरियल नहीं था, कहाँ से पेमेंट लाऊं, और सेल वाला कहेगा भाई साहब प्रोडक्शन नहीं था, प्रोडक्शन वाला कहेगा पेमेंट नहीं था। सभी एक दूसरे के ऊपर बात को टालकर अलग हो जाएंगे, क्योंकि चारों की गलतियों के कारण प्रोडक्शन नहीं हुआ, सेल नहीं हुआ, पेमेंट की प्रॉब्लम बनी। लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी एक की नहीं आ सकती, क्यों चारों ही जिम्मेदार, लेकिन कौन कितना जिम्मेदार, इस बात का डिसाइड करना थोड़ा सा कठिन काम होता है। संगठन के कार्यात्मक ढांचे की उपयुक्तता कहाँ है? जहां कोई एक ही चीज बेची जाती हो, कितनी चीज बिक रही, कुल एक। अधिकार का विकेंद्रीकरण हो, डिसेंट्रलाइज हो, सेंट्रलाइज नहीं होना चाहिए, ऊपर से नीचे तक अधिकार सभी के पास होना चाहिए। जब कार्य में कार्य क्षमता की आवश्यकता हो, वर्किंग कैपेसिटी रिक्वायर्ड हो, और आपके उपक्रम का साइज बड़ा हो, हायर क्लास हो, तब स्पेशलाइजेशन की जरूरत, छोटे से ऑर्गेनाइजेशन में जरूरत है नहीं है। नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे आपका कोई प्रोडक्शन है तो बिल्कुल करना पड़ेगा, अदरवाइज रिक्वायरमेंट नहीं है। फिर आता है डिविजनल, डिविजनल मतलब जब एक संस्था एक तरीके का काम नहीं करती, यहाँ क्या लिखा था, एक मटेरियल, अब इसको क्या करा हमने, अलग अलग विभागों में बांटा। मान लीजिए कोई संस्था छोटी छोटी स्वतंत्र इकाइयां बन गई, जैसे मान लीजिए पहले तो आ गया क्या, वही शेयर होल्डर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सीईओ। अब इनके बन गए कौन कौन, मालिक, कोई टेक्सटाइल्स का काम भी करता है, सीमेंट का काम भी करता है, मेटल का काम करता है, इनके अंदर सारे फंक्शनल डिपार्टमेंट आ जाएंगे। कोई एक तरीके काम है तो फंक्शनल में काम चल जाएगा, लेकिन अलग अलग काम कर रहा है तो सबके लिए अलग अलग करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें क्या फायदा होता है, थोड़ा सा इकोनॉमी वर्क हो जाता है, प्रत्येक उत्पाद पर व्यक्तिगत ध्यान होता है, हर एक प्रोडक्शन पर अपना पर्सनल ध्यान हम कर सकते हैं आसानी से। इजी एक्सपेंशन एंड डाइवर्सिफिकेशन, सरल विस्तार और विविधीकरण, क्योंकि अब हमें एक ही तरीके का माइंड सेट करना है, सीमेंट डिपार्टमेंट है, सीमेंट की बात करना,
सीमेंट और टेक्सटाइल दोनों एक साथ नहीं चल सकते। क्विक डिसीजन भाई, अपना अपना डिपार्टमेंट अपने अपने साथ काम करो, कोऑर्डिनेशन आसानी से होगा, परफॉर्मेंस को असाइनमेंट हम कर सकते हैं, कहाँ क्या चल रहा है, ठीक है। लेकिन इसके दोष हैं, कई काम दोहरापन में आ गया। प्रोडक्शन का तो मैं मान गया, लेकिन मार्केटिंग वाला तो एक ही व्यक्ति काम कर सकता है, फाइनेंस वाला एक ही व्यक्ति काम कर सकता है, यहाँ डबल हो रहा है। ठीक, खर्चीला हो जाएगा, जब डबल हो जाएंगे तो खर्चीला हो जाएगा, कॉस्ट बढ़ जाएगी, कंट्रोल नहीं कर पाते, कंट्रोलिंग में प्रॉब्लम आ जाती है। हर एक डिपार्टमेंट को अलग अलग देखना पड़ता है, और ये हाई लेवल मैनेजमेंट के लिए प्रॉब्लम का विषय बन जाता है। क्यों? सीईओ तो एक ही है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तो एक ही है, उसके 3 डिपार्टमेंट। ठीक, अब ये कहाँ उपयोगी है? जहाँ ढेर तरीके की प्रोडक्शन हो, ऑर्गेनाइजेशन का साइज बहुत बड़ा हो, और हर एक जगह अलग अलग टेक्निक की रिक्वायरमेंट, क्योंकि हमने 3 अलग अलग, बिल्कुल अलग है। सीमेंट अलग काम है, सारी टेक्निक्स अलग जाएंगी, टेक्सटाइल्स की अलग है, और मेटल का अलग है। तीनों का किसी भी काम में कोई भी एकरूपता, केस कहीं आना जाना बस एक कर सकते हैं, उसमें कर्मचारी भी अलग चलेंगे, मार्केट भी अलग। सीमेंट का मार्केट अलग तरीके का, टेक्सटाइल्स का मार्केट अलग तरीके का, मेटल का मार्केट अलग तरीके, सबके एडवर्टाइजमेंट अलग, सेलिंग का तरीका अलग, सेल्समैन की वे ऑफ टॉकिंग अलग, सब कुछ अलग। ऐसा जहाँ होता है वहां पर डिविजनल ही रखना पड़ता है। दोनों में अंतर है। कार्यात्मक संगठन, इसमें कार्य के आधार पर डिवाइड डिवाइड किया जाता है, इसमें प्रोडक्ट के आधार पर करता है। ये वर्किंग स्पेशलिस्ट है, ये प्रोडक्ट प्रोडक्ट स्पेशलिस्ट है। इस संगठन में कम लागत आती, इसमें कॉस्ट ज़्यादा होगी, इसमें कोऑर्डिनेशन में कठिनाई होती है, इसमें अपना अपना डिपार्टमेंट होता है तो अपने हिसाब से इजी गोइंग कोऑर्डिनेशन हो सकता है। विपरीत परिणाम आने पर कोई जिम्मेदार नहीं मिलता, लेकिन इसमें अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकता, ठीक है। इसमें केवल एक ही काम मिलता है फंक्शनल में, और डिविजनल में सारी एक्टिविटीज़ को देखने का काम होता है। जहाँ सिंगल प्रोडक्ट होता है वहाँ ये यूज़फुल है, और जहाँ एक से अधिक मल्टी प्रोडक्ट है वहाँ पर डिविजनल ही उपयुक्त होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कार्यात्मक संगठन छोटी इकाइयों के लिए, मध्यम इकाइयों के लिए, सिंगल प्रोडक्ट के लिए अच्छा है, और डिविजनल प्रोडक्ट बड़ी इकाइयों के लिए, मल्टी प्रोडक्ट वालों के लिए अच्छा होता है। इति